गुड मॉर्निंग साथियों। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक रविवार को हम लोग रीट का जो एसएसटी का सिलेबस है उसके बारे में परिचर्चा करेंगे। तो आज से हम रीट के एसएसटी के सिलेबस में जो राजनीति विज्ञान का सिलेबस शामिल किया गया है उसके बारे में परिचर्चा करेंगे। साथियों, इसी क्रम में आज का अपना जो टॉपिक है वो है भारत का संविधान। आज का टॉपिक है भारत का संविधान। साथियों, हम लोग भारत के संविधान के बारे में अध्ययन करें उससे पहले हमें ये समझना होगा कि संविधान क्या होता है या संविधान किसे कहते हैं। अगर हम साधारण भाषा में इसका अर्थ समझें तो साधारण भाषा में इसका अर्थ होता है कायदा प्लस कानून बराबर संविधान। कायदा प्लस कानून बराबर संविधान। या इसको हम दूसरे शब्दों में समझने का प्रयास करें तो किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन करने वाले नियम और कानूनों का जो संग्रह होता है उस संग्रह को संविधान कहते हैं। यानी एक देश की शासन व्यवस्था किस प्रकार की विधि के अंतर्गत चलाई जाएगी, एक देश की शासन व्यवस्था किस प्रकार के कानून के अंतर्गत चलाई जाएगी, वो विधि वो कानून संविधान कहलाते हैं। फिर बात करते हैं सरकार की। सरकार किसे कहते हैं? संविधान देश की शासन व्यवस्था का संचालन करने वाले कानून और नियम होते हैं या उनका संग्रह होते हैं। लेकिन किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन करने वाली जो संस्था होती है, किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन करने वाली जो संस्था होती है साथियों, उस संस्था को सरकार कहते हैं। शासन व्यवस्था का संचालन कौन करता है? शासन व्यवस्था का संचालन सरकार करती है। साथियों, सरकार के तीन प्रमुख अंग होते हैं। सरकार के तीन प्रमुख अंग होते हैं। यह अपनी सरकार है। इस सरकार के तीन प्रमुख अंग होते हैं। पहला कार्यपालिका, दूसरा व्यवस्थापिका और तीसरा अंग होता है न्यायपालिका। सरकार के तीन प्रमुख अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका का कार्य होता है प्रशासनिक कार्य। प्रशासनिक कार्य का मतलब होता है कानून लागू करने का जो कार्य है वो कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। दूसरा अंग होता है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका के कार्य होते हैं विधायी कार्य। विधायी कार्यों का मतलब होता है कानून निर्माण करने का जो कार्य है वो व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। तीसरा अंग होता है न्यायपालिका। और साथियों, न्यायपालिका का कार्य होता है न्यायिक कार्य। यानी व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाए हैं, कार्यपालिका ने जिन कानूनों को लागू किया है, उन कानूनों की जांच करने का जो कार्य है वो न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। साथियों, सरकार जो है वो भी दो स्तर पे है। एक होता है संघ सरकार, एक स्तर होता है राज्य सरकार। एक होता है संघ सरकार और एक होता है राज्य सरकार। बात करते हैं संघ सरकार की कार्यपालिका। साथियों, संघ सरकार की जो कार्यपालिका है उस कार्यपालिका में हमारे राष्ट्रपति होते हैं। संघ सरकार की कार्यपालिका में राष्ट्रपति
राष्ट्रपति के अलावा हमारा प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के अलावा मंत्रिपरिषद, ये हमारी संघ सरकार की कार्यपालिका होती है, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं। फिर बात करते हैं राज्य सरकार की कार्यपालिका की। राज्य सरकार की कार्यपालिका में अपना राज्यपाल होता है। राज्यपाल के साथ में हमारा राज्य का जो चीफ मिनिस्टर होता है, मुख्यमंत्री होता है, और मुख्यमंत्री के साथ में राज्य की जो मंत्री परिषद है वो शामिल होती है। तो ये राज्य सरकार की कार्यपालिका है। फिर बात करते हैं हम लोग व्यवस्थापिका की। साथियों, व्यवस्थापिका में संघ सरकार जो होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, उसमें संसद का नाम दिया गया है अपने यहाँ व्यवस्थापिका को। और संसद के जो अंग हैं वो आप सबको पता है, एक होती है राज्यसभा, एक होती है लोकसभा, और एक होता है हमारे देश का राष्ट्रपति। संसद का निर्माण कैसे होता है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के होता है। इसी प्रकार से हम बात करें अगर राज्य सरकार की, तो साथियों राज्य सरकार में जो व्यवस्थापिका होती है उसको हम कहते हैं विधानमंडल। विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं। एक होती है विधान परिषद, एक होती है विधानसभा, और एक होता है राज्यपाल। फिर साथियों हम बात करते हैं न्यायपालिका की। न्यायपालिका हमारी जो संघ सरकार है उसमें सर्वोच्च न्यायालय होता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, और यहां होता है उच्च न्यायालय राज्यों में, जिसको हाई कोर्ट कहते हैं। इस प्रकार से ये सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं। फिर बात करते हैं हम शासन व्यवस्था के स्वरूप की। साथियों, भारत में शासन व्यवस्था का जो स्वरूप है वो लोकतांत्रिक है, संसदीय है और संघात्मक स्वरूप है। लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है उसका उल्लेख हमारे देश का जो संविधान है उसकी प्रस्तावना में है। साथियों, शासन व्यवस्था के जो अलग अलग आधार हैं, उन अलग अलग आधारों के आधार पर शासन व्यवस्था के स्वरूप को भी अलग अलग भागों में बांटा जाता है। वो अलग अलग भाग कौन से हैं उसके बारे में हम परिचर्चा करें उससे पहले इस चैप्टर को हम फिर से क्लियर कर लेते हैं। साथियों, भारत का संविधान हम लोग आज पढ़ रहे हैं। एसएसटी में हम शुरू कर रहे हैं राजनीति विज्ञान को, और हमारा पहला चैप्टर है भारत का संविधान। साथियों, संविधान किसे कहते हैं? कायदा प्लस कानून बराबर संविधान, ये तो इसका बड़ा मतलब एक बुनियादी अर्थ हुआ। लेकिन अगर इसको हम विस्तृत रूप से समझने की कोशिश करें तो किसी देश की जो शासन व्यवस्था होती है, साथियों उस शासन व्यवस्था का संचालन करने वाले नियम और कानूनों का जो संग्रह होता है, या साथियों किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन करने वाले जो विधि होती है, संचालन करने वाली जो विधि होती है, उस विधि का जो संग्रह होता है साथियों, उसी को संविधान कहते हैं। किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन करने के लिए जो संविधान बना है, उस संविधान को लागू करने के लिए एक संस्था की आवश्यकता होती है, और साथियों उस संस्था को ही सरकार कहते हैं। साथियों, सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं। पहला अंग होता है कार्यपालिका, दूसरा अंग होता है व्यवस्थापिका, और तीसरा अंग होता है न्यायपालिका। तीनों अंगों के अपने अपने कार्यक्षेत्र होते हैं। साथियों, व्यवस्थापिका का कार्य होता है विधायी कार्य करना। विधायी कार्य मतलब कानून बनाना, कानूनों का निर्माण करना। कार्यपालिका का कार्य होता है साथियों व्यवस्थापिका ने जो विधायी कार्य किया है, जो कानून बनाए हैं, उन कानूनों को लागू करना। और न्यायपालिका का कार्य होता है जो कानून बने हैं उन कानूनों की जो संवैधानिकता है या वैधानिकता जो है, उस वैधानिकता की जांच करना। फिर बात करते हैं हम व्यवस्थापिका की। साथियों, व्यवस्थापिका
केंद्र सरकार में व्यवस्थापिका होती है संसद, जिसका निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के होता है। इसी प्रकार से राज्य सरकार जो होती है या राज्य की जो शासन व्यवस्था होती है उसमें व्यवस्थापिका को विधानमंडल कहते हैं, जिसमें विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल होते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग न्यायपालिका की। संघीय स्तर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, सर्वोच्च न्यायालय, और राज्य स्तर के ऊपर प्रत्येक प्रांत का एक हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय। इस प्रकार से ये सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं। अब हम बात करते हैं जो लोक शासन व्यवस्था के जो अलग अलग आधार हैं, जिनके आधार पे अलग अलग भागों में शासन व्यवस्था को बांटा जाता है, उनके बारे में। उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद। हाँ तो साथियों, शासन व्यवस्था को अलग अलग आधारों के ऊपर अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है, और वे आधार कौन कौन से हैं जिनके आधार पर इसको अलग अलग भागों में बांटा जाता है, हम सबसे पहले उसी की परिचर्चा करते हैं। साथियों, पहला आधार होता है जनता की भागीदारी के आधार पर। जनता की भागीदारी के आधार पर। साथियों, शासन व्यवस्था में जनता की भागीदारी होती है या नहीं होती है, उसके आधार पर भी शासन व्यवस्था को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। कैसे? अगर भागीदारी होती है, अगर जनता की भागीदारी होती है, शासन व्यवस्था में अगर जनता की भागीदारी होती है, तो वह स्वरूप कौन सा होता है? वो स्वरूप लोकतंत्रात्मक होता है। अगर शासन में जनता की भागीदारी होती है तो वह स्वरूप लोकतंत्रात्मक होता है। साथियों, आपने सुना होगा, पढ़ा है, लोकतंत्र क्या है? जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चुना गया शासन। तो इसमें जनता की भागीदारी होती है। शासन व्यवस्था का वह स्वरूप जिसमें जनता की भागीदारी होती है वो लोकतंत्र होता है, वो प्रजातंत्र होता है। और साथियों, अगर भागीदारी नहीं होती है, जिसमें जनता का कोई लेना देना नहीं होता है, तो वह लोकतंत्र नहीं होता है, वह राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होती है। पहले के जमाने में सुना होगा राजाओं का शासन। तो राजाओं का शासन जो है, राजा चुनने का अधिकार जनता के पास नहीं होता था। राजा का जो सबसे बड़ा पुत्र होता था वही राजा के बाद में राजा बनता था, फिर उसके बाद में उसका पुत्र बनता था। तो उसमें जनता की भागीदारी नहीं होती थी। दूसरा आधार है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के परस्पर संबंधों के आधार पर। कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के परस्पर संबंधों के आधार पर। इसके भी 2 भाग हैं। अगर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में परस्पर संबंध है, पहला भाग क्या है? अगर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में परस्पर संबंध है तो ऐसी शासन व्यवस्था जो होती है वो संसदीय या संसदात्मक शासन व्यवस्था होती है। संसदीय या संसदात्मक शासन व्यवस्था होती है। अगर इसका विपरीत हुआ, जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में अगर संबंध नहीं है, तो ऐसी शासन व्यवस्था साथियों अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होती है। ऐसी शासन व्यवस्था अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होती है। तीसरा जो इसका आधार है साथियों, वो है केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति विभाजन के आधार पर।
केंद्र व राज्यों में शक्ति विभाजन के आधार पर केंद्र और राज्यों में शक्ति विभाजन के आधार पर अगर शक्ति का विभाजन है, अगर केंद्र और राज्यों में शक्ति विभाजन है तो ऐसी शासन व्यवस्था संघात्मक होती है। शक्ति विभाजन है तो कैसी होगी? संघात्मक शासन व्यवस्था, जिसमें क्या होता है? संघात्मक शासन व्यवस्था में सबसे पहले संविधान आता है, फिर ये जो संविधान होता है ये संविधान ही संघ और राज्य में शक्ति का विभाजन करता है। सबसे पहले संविधान होगा और संविधान संघ और राज्य में शक्ति का विभाजन करेगा। और अगर शासन व्यवस्था शक्ति विभाजन नहीं है तो शासन व्यवस्था एकात्मक होगी, और एकात्मक शासन व्यवस्था में सबसे पहले संविधान होता है, फिर संविधान से केंद्र होता है या संघ होता है, और केंद्र से स्टेट होता है। इस प्रकार से तो भारत में लोकतंत्र है, संघात्मक शासन व्यवस्था का संसदीय स्वरूप है। आगे हम बढ़ें इससे पहले एक बार फिर से इस बात को रिपीट कर लेते हैं। साथियों, भारत में शासन व्यवस्था का लोकतंत्रात्मक स्वरूप, संसदीय स्वरूप एवं संघात्मक स्वरूप पाया जाता है। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का जो उल्लेख है वो साथियों भारत के संविधान की प्रस्तावना में है। शासन व्यवस्था के जो अलग अलग प्रकार हैं या अलग अलग जो भाग हैं वो शासन व्यवस्था के अलग अलग आधारों के ऊपर बांटे गए हैं। जैसे पहला आधार है जनता की भागीदारी के आधार पर। जिस शासन व्यवस्था में जनता की भागीदारी होती है साथियों वह लोकतंत्र होता है। जहां भागीदारी नहीं होती है वहां राजतंत्र होता है। दूसरा आधार है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के परस्पर जो संबंध है उनके आधार पर। साथियों, अगर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में परस्पर संबंध है तो ऐसी शासन व्यवस्था संसदीय या संसदात्मक शासन व्यवस्था होती है। अगर उनमें परस्पर संबंध नहीं है तो साथियों ऐसी शासन व्यवस्था अध्यक्षात्मक होती है। फिर हम बात करें केंद्र और राज्यों में शक्ति के विभाजन के आधार पर। साथियों, अगर केंद्र और राज्य में शक्ति का विभाजन हुआ है तो ऐसी शासन व्यवस्था संघात्मक शासन व्यवस्था होगी, जैसे हमारे यहाँ है। संघात्मक शासन व्यवस्था में संविधान के द्वारा ही संघ और राज्य में शक्ति का विभाजन कर दिया जाता है। अगर शक्ति का विभाजन केंद्र और राज्यों में नहीं हुआ है तो साथियों ऐसी शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था होती है। और एकात्मक शासन व्यवस्था में संविधान से केंद्र शक्ति ग्रहण करता है और केंद्र के माध्यम से या संघ के माध्यम से स्टेट शक्ति ग्रहण करता है। हमारे जो भारत देश की शासन व्यवस्था है वो लोकतंत्रात्मक है, संघात्मक है, और संघात्मक शासन व्यवस्था में भी संसदीय शासन व्यवस्था है। आगे हम भारत के संविधान के बारे में, उसकी प्रस्तावना के बारे में विस्तार से परिचर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।